वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के चैप्टर में हम लोग प्रदूषण को लेकर चल रहे थे। देखिए, प्रदूषण बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्ज़ाम में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम फिर से अम्ल वर्षा को लेकर आए हैं और इसी के साथ साथ जल प्रदूषण को और भी कुछ एक नए लेवल पे लेके चलेंगे। प्रदूषण में मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, समुद्री प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, या ई कचरा हो गया, या रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, तो आज जो सेशन है पहले उसको अम्ल वर्षा को समझते हैं। थोड़ा सा नोट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो अम्ल अम्ल किसको कहते हैं, जैसे किसी भी लिक्विड का अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए तो उसे अम्ल बोला जाता है, और 7 से ऊपर हो तो क्षार हो जाता है। इसी प्रकार अगर जो वर्षा के जल में विभिन्न अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, विभिन्न प्रकार के अम्ल, जैसे आपका H2SO4 हो गया, इस प्रकार के अम्लों की मात्रा जब बढ़ जाती है, ठीक है, HNO3 हो गया, तो उससे क्या होता है कि उसके जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाता है। ठीक है, 7 से कम होने पर क्या हो जाता है कि ये अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है, तो क्या होता है कि जैसे वायुमंडल में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, H2CO3। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये आपका अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब दूसरी अगर बात करें तो जैसे ये औद्योगिक जो कचरा होता है उससे क्या होता है कि उनकी विभिन्न क्रिया के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन बादल जल के रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनाकर अम्ल वर्षा कहती है। इसी दो ही आपका जो कारण है, इन्हीं के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके सामने छोटा सा डायग्राम है और किस प्रकार से ये आपका जो आर्द्र मौसम में होता है, शुष्क मौसम में अम्ल के जमाव को समझाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे आर्द्र जमाव, ठीक है, आर्द्र मौसम में वर्षा, आपका कोहरा या बर्फ के द्वारा, शुष्क मौसम में वायु द्वारा बहाकर लगाए कणों द्वारा, और साथ ही साथ अम्लीय गैसों द्वारा। तो ये आपके जमाव की बात की गई है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार ये अम्ल वर्षा और जल प्रदूषण होता है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा वायु प्रदूषण में अधिकता हो जाने से अम्ल वर्षा होती है, ये बार बार विभिन्न प्रकार से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर सही उत्तर आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका उत्तर सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से वही सेम लगभग पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों को आप हमेशा याद रखेंगे। कितनी बार एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये अलग अलग एग्जाम में बनता ही बनता है। अगला देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने पर अम्ल वर्षा होती है। जस्ट अभी पढ़ा हमने, एक हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की अधिकता होने से ही बनता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये यूपीएससी में भी प्रश्न आ रखा है, 2022 का प्रश्न, देखिए लेटेस्ट प्रश्न आ रखा है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। ओके, आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा होती है। देखिए अब यूपी पीसीएस का ये प्रश्न है, किस प्रकार से होता है, बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, ठीक है, या फिर वर्षा के जल और कार्बन डाई प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया फलस्वरूप, ये वाली बात है। ठीक है, ये बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है, अब देखिए थोड़ा और घुमा के पूछा गया है, कारखानों से होती है, कोयला जलाने से होती है, पेट्रोल से होती है, लकड़ी से होती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कारखानों से निकलने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जो आपके प्रदूषक होते हैं वो वायुमंडल में जाकर H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण ये अम्ल वर्षा होती है। अगला, अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा घुमावदार पर पूछा गया है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में कौन से क्षतिग्रस्त होते हैं। अब देशों की बात करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ आपको देश दिए गए हैं जिनमें सर्वाधिक अम्ल वर्षा के कारण होती है। तो इनको क्या बोला जाता है, ये जो आपके दो देश हैं यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका कनाडा और नॉर्वे, यहाँ पर सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, कारण क्या है कि जैसे आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अपने यूनाइटेड किंगडम से हुई थी। ठीक है, तो अपना ब्रिटेन और जर्मनी में जितनी भी सारी मिलें हैं, ठीक है, उसका धुआं ऊपर उठकर हाइट पे जाकर, क्योंकि ये नॉर्वे बहुत उच्च भूमि पर स्थित है। ठीक है, और नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि इनका धुआं ऊपर जाकर ये अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ठीक है जाएगा, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। अगर इनमें बात करें तो सर्वाधिक वर्षा हो जाती है अम्ल वर्षा नॉर्वे में, याद रखिएगा। ठीक है,
अब जल प्रदूषण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जल प्रदूषण के संबंधित कुछ नोट्स भी आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था आपको इस वाले नोट्स में, जल देखिए, जल में पोषक तत्व होने आवश्यक है, लेकिन जब जल में अधिकतर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो वो जैसे जैविक और अजैविक जो आपके दोनों प्रकार के पोषकों में वृद्धि हो जाती है, तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशय में पोषक मात्रा को बढ़ा देता है, और जल में अगर अधिक पोषक मात्रा होगी तो जो शैवाल होती है तो उनका विकास बहुत तेजी से होता है, और उसी को कहा जाता है एल्गल ब्लूम। ये आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इनको क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, जो अजैविक प्रदूषक की बात करें, ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जो प्रदूषण होता है ये आर्सेनिक का प्रदूषण होता है, ठीक है। आर्सेनिक का प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। और आप जानते होंगे कि आर्सेनिक की अधिकता हो जाने से जल में कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लैक फुट। याद रखिएगा, ब्लैक फुट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बीमारी पूछा था ब्लैक फुट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। अब औद्योगिक की बात करें, चमड़ा उद्योग है, रयान उद्योग है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तो इनमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो चमड़ा उद्योग में प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो आपका जो ऑप्शन आपका सी दिख रहा है ना, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात भी करी थी, ठीक है। सुपोषण जिसको कहते हैं, सुपोषण, ठीक है, ये जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। सुपोषण की बात करी थी, मतलब जल में जो आपके जैविक और अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी हो जाता है, और इनके बाद मात्रा बढ़ने से शैवालों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, एल्गल ब्लूम का ये कारण बनते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, ठीक है, जो हमने एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा था। इस कौन सी घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है। जब जल में जैविक तथा अजैविक, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन है, जब जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या का होती है, ये बाद में क्या होती है, शैवाल ब्लूम का ही कारण बनती है, तो ये हमने इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सही है, ठीक है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, ठीक है। किसका सूचकांक है, तो ये जलीय वातावरण का सूचकांक है, ठीक है। BOD क्या होता है, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है, ठीक है, और ये आपको ऐड भी किया हुआ चीज़ है इसमें, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, ठीक है। अगर BOD ज़्यादा है तो आपका ये जल संक्रमित हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे अभी RO वगैरह लगते हैं तो BOD वगैरह नापते हैं, 80 से लगभग कम होगा तो उसको सही माना जाता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है, ठीक है, तो उससे क्या क्या संकेत देती है, तो उसका सिंपल सा आंसर है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है, BOD, ठीक है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ओके, जैव ऑक्सीजन मांग या BOD, ठीक है, किसके लिए एक मापदंड है, हम बार बार क्वेश्चन में घुमा फिरा के कर रहे हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए, मापन के लिए, UPSC का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ही आया हुआ है, ठीक है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, गंगा हरिद्वार से बहते हुए कानपुर भी जाती है, इलाहाबाद के मध्य भी पहुँचती है, पटना उलवेरिया के मध्य बहती है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सोचेंगे, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है, अगर गंगा नदी का तंत्र पढ़ा होगा तो आपने, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका क्षेत्र से मतलब नहीं है, यहाँ पर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब आपका औद्योगिक कार्य किया जाता है, और औद्योगिक कार्य ऐसा जो पूरी तरह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आपको अगर पटना आंसर लग रहा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में ना ये औद्योगिक इकाइयाँ गंगा नदी के तट के किनारे बसी हुई हैं, इसी की वजह से जो कचरा आता है इसके कारण ये BOD की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है।
निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? अभी आर्सेनिक की बात कर रहा है, तो आर्सेनिक क्या है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में, बांग्लादेश के पद्मा मेघना जिसे बोला जाता है, वहाँ पर आर्सेनिक प्रदूषण अत्यधिक है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। किस देश की अगर बात करें तो सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण मिलता है, तो ये बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश में। 2022 का प्रश्न है यूपी पीसीएस का। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ठीक है, तो जो आपकी दामोदर नदी है ना, ठीक है, तो दामोदर नदी क्यों कहलाती है? क्योंकि ये अधिकतर कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण देश की बहुत ही अति प्रदूषित नदी बन गई है। और क्या कहते हैं, जो आपका ये गिरिडीह, ठीक है, झारखंड के समीप स्थित है, झारखंड में ही गिरिडीह और दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर, इसके बीच का जो क्षेत्र बोला जाता है इसको जैविक मरुस्थल बोला जाता है, बायोलॉजिकल डिजर्ट हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेल में उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय। अभी आजकल देख रहे होंगे जितनी भारतीय आप ट्रेवल करते होंगे, तो पहले तो जो पटरियों पे जो अपशिष्ट गिराया जाता था वो चीज़ अब समाप्त हो गई है। इसके लिए बायोलॉजिकल आपका बायो टॉयलेट लाए गए हैं, इसका इन कथनों पर विचार करना है। तो जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएट से होता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसमें जैव शौचालय में जो होता है अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर कर उसे पानी और गैस जो मीथेन में परिवर्तित कर देता है, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है इस अपघटन के अंत उत्पाद के अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अंत उत्पाद पानी और मीथेन परिवर्तित होता है, ठीक है, जो वायुमंडल में निर्मित होता है, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यूपीएससी का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अगर आप उसको विचार करिए, आर्सेनिक, सर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम, ठीक है, तो अगर आपकी नज़र पांचवें ऑप्शन पे जा रही यूरेनियम, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, यूरेनियम कहाँ से आ जाएगा जल में, तो फिर आप गलत हैं, ठीक है, यूरेनियम भी पाया जाता है। आर्सेनिक तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपका फ्लोराइड मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और यूरेनियम, ये आपके तीनों बहुत अधिक मात्रा में, कई मात्रा में पाए जाते हैं जो प्रदूषक का कार्य करते हैं। नौकली संरक्षण होता है, ठीक है, नौकली जैसे हड्डियों के बीच में जुड़ना, जैसे नौकनी बोला जाता है, फोर्स में जाएंगे तो आपको नौकनी बिल्कुल भी आपके घुटने वगैरह जुड़ने नहीं चाहिए, ये बहुत चीज़ें देखी जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रदूषण के कारण होता है, तो ये ज़्यादा होता है फ्लोराइड प्रदूषण के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। और इससे एक रोग जो को बोला जाता है, ये फ्लोराइड के कारण एक कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए जब ये 2010 का प्रश्न था, ठीक है, जब 2010 का प्रश्न था उसमें दिल्ली में था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, जो लेटेस्ट सीपीसीबी सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मुंबई सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, और संभवतः ये यूपीएससी का प्रश्न है, 2 मिनट का समय लेंगे इस पे और इसको आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन देखते हैं हम लोग, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे, ठीक है, ये गलत है, ये 3 कोटियों में बात करी गई है, ठीक है। ओके, और दूसरा है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकाय, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे, ये भी गलत है, ठीक है। ये प्रत्येक शहरी निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तन, बंदरगाह, हर जगह ये लागू होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये दो तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है इस नियम में अपशिष्ट भरावों स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपलब्ध, मानदंड तो बहुत अच्छे बनाए गए, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अंत में ये जो गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने अच्छे से समझा था अम्ल वर्षा और जल प्रदूषण का एक नेक्स्ट लेवल पे हमने समझा था। नेक्स्ट क्लास में हम समुद्री प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण की आदि की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई ट्रैवलिंग के कारण, और फिर से आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका दिन बहुत शुभ हो, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपना मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके सपनों को साकार करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।